हमारे हिसाब से कहाँ चलती है जिंदगी जनाब। तो फिर क्या कर लिया जाए मूड को खराब, या फिर खुद को ही इसके सांचे में लिया जाए ढाल और खुश रहा जाए चाहे जैसा भी हो हाल। ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 30। जैसा कि आप सुन सकते हैं, बारिश हो रही है। मैं इस वक्त ऐसे हिस्से में खड़ी हूँ जहाँ बारिश का पानी नहीं आता है, और इस व्लॉग का जो प्लान था वो थोड़ा चेंज कर रही हूँ। व्लॉग तो डालना ही था, लेकिन कुछ हट के इंटरेस्टिंग चीज़ें डालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब शुरू की पोइट्री का कंटेक्स्ट समझ आ गया होगा। प्लान था कुछ और, लेकिन डोंट वरी, होने नहीं दूंगी मैं आपको बोर। तो सबसे पहले तो मैं ये बुक पढ़ रही थी, द माउंटेन इज़ यू। मतलब जो पहाड़ आपको चढ़ना है अपनी लाइफ में, वो आप खुद हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इसको साथ मिलके पढ़ते हैं, लेकिन अंदर जाकर, क्योंकि अब हवा चल रही है और बारिश ना मेरे ऊपर भी आ रही है, बुक के ऊपर भी आ रही है। ये देखो, यहाँ पर बुक में लिखा है, नेगेटिविटी बायस makes us believe that bad things are more real than good. And unless we keep that inclination in check, it can leave us believing that everything we fear to be true is more real than good things that are actually true. किसी के बारे में भी गलत बात पे हम जल्दी विश्वास करते हैं, अच्छी बात के मुकाबले। होता है ना, अच्छी न्यूज़ को डाउट करते हैं, लेकिन खराब न्यूज़ को हम जल्दी से बिलीव करते हैं। You are trying to care about everything. Your willpower is a limited resource. You only have so much in a day. Rather than using it to try to become good at everything, decide what matters most to you. Focus your attention on that and let everything else slip away. अब आप ये जो बात उन्होंने कही ना, बहुत प्रोफाउंड बात है। किसी को लग सकता है कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस सारी उम्र निकल जाती है, नहीं आती। कि अगर हमें हर चीज़ के बारे में ही टेंशन है, हम हर चीज़ से दुखी हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं एक दिन में, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले ये पता होना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है, हमारे दिल के करीब क्या है सबसे ज़्यादा। उसके बाद कुछ चीज़ें छूटेंगी, उन्हें छूटने दो। आप बात को समझ रहे हैं? मैं ये सोचूं कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर लूं, घर भी देख लूं, मील्स भी अच्छे बन जाएं, अपने बेटे को भी टाइम दे दूं, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे दूं। उसके बाद मेरे पास दोस्त हैं, उनका भी मैं ध्यान रख लूं, उनको भी मिलूं मैं, फिर हम सोशलाइज भी करें, हम रात को लेट तक जो है घर से बाहर भी रहें। सब कुछ कैसे होगा? कुछ तो स्लिप करेगा ना। मैं फ़ोन पे बातें भी कर लूँ सब नज़दीक और दूर के रिश्तेदारों से, नहीं हो सकता। तो फिर मैंने चूज़ किया है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैं उन चीज़ों को टाइम दूंगी। और अगर टाइम बच जाता है तो उसके बाद जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होती हैं तो होए, नहीं तो ना सही। ये सोचना पड़ता है। हम सुपर ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है एक दिन में। उसके बाद फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, you are waiting for someone else to open a door, offer approval or hand you the life you have been waiting for. हमें लगता है कोई आएगा, कोई हमारी मदद करेगा, कोई नहीं आने वाला। We grow up with the illusion that success is what's handed to people who are most deserving, talented or privileged. हमें ऐसे लगता है कि उन्हें प्लेट पे धर के मिल जाता है। When we arrive, however, we realize it is constructed by those who find an intersection of their interests, passions, skills and a market gap. जो मैंने इक्कीगाई की बात की है अपने चटोरी चेतना वाले वीडियो में इस हफ्ते में। ये सब चीज़ें जब होती हैं हमारी उस सिचुएशन में, मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट, पैशन, स्किल और मार्केट गैप, ऐसा कोई काम, sprinkle on a little bit of persistence and the only way to fail is to give up. अगर ये सब है, परसिस्टेंस भी है, फिर उसके बाद भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने हिम्मत हार ली थी। You don't realize how far you have come. You are not the person you were 5 years ago. You evolve as your self-image does. So make sure that it's an accurate one. Give yourself credit for everything you've overcome that you've never thought you would. बहुत ज़रूरी है ये बात भी। तो अब आपने ये वाली बात भी समझी। मैं अक्सर ये चीज़ कहती हूँ ना, अगर कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, किसी चीज़ में आपसे ज़्यादा बेहतर है, तो उसने ऐसा नहीं है कि तुक्के से हो गया या उसे प्लेट पे धर के मिल गया। नहीं, बहुत मेहनत की है और
बहुत से फैक्टर्स भी थे उसके अंदर, जैसे कि उस चीज की, उस काम की मार्केट में जरूरत थी, सोसाइटी को जरूरत थी, उस बंदे का इंटरेस्ट था उसके अंदर, और उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत ना हारना ना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी की भी लाइफ की जर्नी में। जो भी हम चीज करते हैं, अक्सर जो है ना, जो लोगों को सक्सेस मिलता है और जो लोगों को नहीं मिलता है, यही डिफरेंस होता है। जिन्हें नहीं मिलता है ना, वो हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश की, नहीं हो रहा, ठीक है, छोड़ो। जिन्हें मिलता है, आपको क्या पता, उन्होंने 1000 बार कोशिश की होती है। यही डिफरेंस है। अब इससे ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं पकाने वाली, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, कुछ को ना लगे। लेकिन क्योंकि मेरे व्लॉग्स में मैं बहुत जेन्युइनली आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो आज सच में बारिश हो रही थी और मैं काफी टाइम से ये बुक पढ़ रही थी। मुझे लगा कि आपको भी इसका टेस्ट दिया जाए। वीडियो में ये बुक लिंक भी कर दूंगी अगर हो सकती होगी, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी लिंक, और अगर मन हो तो मंगवा लेना। क्या पता आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए ऐसा जो कि पहले से नहीं पता था। अब बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो जा नहीं सकते, इसलिए प्लान से समझते हैं। ये प्लान था जो गार्डन बेड्स वाला नया पार्ट बनाया था ना गार्डन में, जो लोग काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है। ये गार्डन बेड खाली हुआ है, 4x4 वाला बेड, जिसमें से बहुत सा स्वीट पोटैटो और कद्दू की बेल निकल रही थी। अब इसे हम स्क्वायर फीट गार्डनिंग के हिसाब से करने वाले हैं प्लान। तो उसके लिए मैंने बना लिया है एक स्क्वायर फुट गार्डनिंग जो है ना, रो गार्डनिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है जगह को यूज़ करने का। पानी कम यूज़ होता है, हार्वेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना हमेशा, क्यारी में, गमले में, बेड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब बहुत से प्लांट्स होने चाहिए। ये मेथड के थ्रू लगाओगे तो सही रहेगा। जो ग्रोइंग एरिया होता है ना, उसे हम 1 फुट बाय 1 फुट स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं, एक ग्रिड बना लेते हैं। अब ये मैं टू द स्केल बना रही हूँ। मेरा बेड तो इससे बड़ा है ना, लेकिन पेपर पर मैंने 8 इंच बाय 8 इंच का स्क्वायर लिया है, और कैसे मैं बनाऊंगी उसके लिए प्लानिंग कर रही हूँ। ये मेथड फेमस हुआ था 1981 में। मेल बार्थोलोम्यू एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी बुक में इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। अब मैंने ग्रिड बना लिया है। ये सभी सीड्स मैंने निकाल लिए थे मेरी सीड वाली अलमीरा से। अब ये जो सीड्स हैं, पता नहीं अगाथी किराई, हमिंग बर्ड ट्री लीव्स, मेरे पास बहुत देर से पड़े पुराने सीड्स हैं, लेकिन मैं यूज़ करना चाहती हूँ। मैंने जो इंटरनेट पे देखा है, ये प्लांट लंबा हो जाता है, तो सेंटर में लगाऊंगी मैं। ट्राई करेंगे, देखते हैं जर्मिनेट होता है या नहीं। किसी को पता है इस प्लांट के बारे में तो कमेंट्स में थोड़ा डिटेल में मुझे बताना। तो जो लंबी चीज़ें हैं वो हमेशा बेड के या गमले के सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ मेरा प्लान है कि 2 सीड एक ग्रिड में, एक स्क्वायर में लगाऊंगी। HBT मैंने इसका नाम लिख दिया, हमिंग बर्ड ट्री, HBT। तो 4 सीड्स टोटल लग गए। उसके बाद धनिया मैं लगाना चाहती हूँ इस जगह पर और यहाँ भी, क्योंकि ये भी बहुत छोटी हाइट नहीं होती, लंबा हो जाता है। जुकीनी की हाइट कोई ख़ास नहीं होती और इसे स्प्रेड होने के लिए भी जगह चाहिए, तो इसलिए इस एज पर मैंने लगा दी है जुकीनी। और दिल एक हर्ब है, वो मैं यहाँ लगाऊंगी। बेसिल वैसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, मैंने बहुत सी कटिंग्स तैयार कर ली हैं। सीड और कटिंग दोनों लगाएंगे इस हिस्से में। ये भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा और छोटा करते रहेंगे वैसे भी हम। उसके बाद फूल नहीं लगाए थे ना, तो यहाँ मेरीगोल्ड्स लगा रही हूँ और कोचिया लगा रही हूँ। कोचिया एक तरह का घास जैसा पौधा होता है ना, तो यहाँ मेरीगोल्ड्स लगेंगे, बीच में लगेगा कोचिया। तो आप देख रहे हो कैसे थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ें उगाई जा सकती हैं। इसमें ना गार्डनिंग का काम भी कम हो जाता है इस मेथड के थ्रू, क्योंकि प्लांट्स एक दूसरे का ध्यान रखते हैं जब हम साथ साथ में इन्हें पैक करके लगाते हैं। अब मैं यहाँ टेबल पर काम कर रही थी तो सोचा आपको थोड़े से बुकमार्क्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। और बहुत से बुकमार्क्स ना मैंने वेडिंग कार्ड्स को रीयूज़ किया है, ऐसी चीज़ों के साथ बनाया। ये बीटरूट याद है, बीटरूट और बालसम के कलर्स के साथ बनाया था, नेचुरल कलर्स थे। इसमें सूखे हुए बोगनविलिया के फूल हैं। और ये है ब्लैक एंड वाइट वाला, जैसे फ़ोन में ब्लैक एंड वाइट सेटिंग होती है, बुकमार्क में भी है। ये देखो अभी भी बारिश हो रही है। बोगनविलिया को तो मज़ा ही आ रहा होगा इस वक्त, लेकिन मैं बाहर देख रही थी, वहाँ पडल्स में पता चल जाता है कि बूंदें गिर रही हैं। फिर मुझे दिख गई मेरी 2015 की डायरी। देखो 5 मई 2015। आई वेप्ट बिकॉज आई हैड नो शूज़ अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट।
उस वक्त भी 10 साल पहले भी मैं ऐसे सोचती थी। तो मैंने इसमें लिखा था कि कैसे मैं कम चीज़ें लेना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में कम सामान इकट्ठा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये लग्जरी नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं दिखाना चाहती थी, खुद को भी मैं रिमाइंड कराती हूँ अक्सर। ये देखो, ये कॉलेज के टाइम पे मेरे सब क्लास में जो लोग थे उन लोगों ने मेरे बारे में क्या लिखा था। वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सिस्टमैटिक, हार्ड वर्किंग, फ्रेंडली, हर फोकस इन एकेडमिक्स, स्पीक्स टू वेल। क्यों मैं ये चीज़ खुद को फिर से दिखाती हूँ? क्योंकि खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं क्या हूँ। कई बार लाइफ के झमेले में हम भूल जाते हैं ना। तो सब लोगों ने एक दूसरे के लिए लिखा था, ये देखो, हर वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, करेज ऑफ परफॉर्मिंग वेल इवन आफ्टर हैविंग अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मैरिड थी उस वक्त अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, MBA में। बारिश में हर चीज़ पूरी ग्रीन ग्रीन दिखती है ना, तो प्लांट्स को विंडो से देखना मुझे अच्छा लगता है। ये है मेरा पेंट्स वाला कॉर्नर और अभी कुछ पेंटिंग शुरू करने वाले हैं। अच्छा मौका दिया है भगवान जी ने रिवाइंड करने का और रिलैक्स करने का। छोटे वाले कैनवस के ऊपर मैं कुछ पेंट करने वाली हूँ। अब ये एक पुराना वाला कैनवस था जिसे मैं दोबारा से पेंट कर रही हूँ, कुछ और नया रूप देंगे इसको भी। मुझे ना स्कूल टाइम से ही बहुत सी क्रिएटिव चीज़ों का शौक़ था, आर्ट, पोएट्री, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने ये सब छोड़ा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने खुद को पुश करके दोबारा इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बाकी लोगों को ब्लेम करते हैं कि उनका डांस छूट गया, म्यूज़िक छूट गया, या आर्ट का शौक़ था वो छूट गया, या वो पोइट्री नहीं लिख पाते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अपनी गलती होती है। द माउंटेन इज़ यू, जो मैं बुक पढ़ रही थी, सही चीज़ है। असली में हम खुद ही उतना पुश नहीं करते हैं अपने आप को, या कई बार उस चीज़ के लिए जल्दी उठना पड़ता है या कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हम कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, और क्योंकि हम फालतू की चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं तो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव काम बहुत ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए। जो हम खुराक खा रहे हैं फिज़िकल हेल्थ के लिए, ये मेंटल हेल्थ की खुराक है, मेंटल हेल्थ की डाइट है। मुझे तो पर्सनली बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, चाहे महीने में एक दिन भी ऐसा मिल जाए जिसमें मैं कुछ क्रिएटिव करूं, मेरे उंगलियों पर पेंट लगे और मैं कुछ सोचूं, कुछ बनाऊं, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अर्थ बनाई है फोम से, क्योंकि दूसरे कैनवस पर मैं उसके रिलेटेड कुछ बना रही हूँ। कैनवस पर जब रंग लगते हैं तो कैसे कैनवस खिल उठता है, और बहुत सी ऐसी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जिन्हें मैं समझ पाती हूँ। दुनिया को जो मैंने समझा है वो ट्रांसलेट कर पाती हूँ मैं कैनवस पर, और बाकी लोग कैसा फील करते हैं वो चीज़ें भी। कई बार कहीं से घूम कर आए हैं तो वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं मेरी पेंटिंग्स में। तो अगर हम रेगुलरली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस तो आएगा ही नहीं ना। तो ये चीज़ हमें सोचनी है कि कैसे हम बातों को बिगड़ने से पहले ही खुद का ध्यान रखें। पर ये तभी हो सकता है अगर आप अपने अंदर की जो इच्छा है ना गॉसिप करने की, किसी के साथ फ़ोन पे बात करने की, किसी के घर में क्या हो रहा है ये जानने की, उसे मार दो। तभी तो आपके पास टाइम होगा ना। अगर आपका फ़ोन हर वक्त बजता ही रहेगा, तुझे पता है कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, हर वक्त ये सब होता रहेगा, या दुनिया में क्या चल रहा है, हर वक्त न्यूज़, डिबेट, यही सब सुनते रहोगे, तो फिर तो टाइम नहीं बचेगा। अब एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। मेरी पेंटिंग आपको अच्छी लगे, किसी और को अच्छी लगे, ये ज़रूरी नहीं है।
ये पेंटिंग परफेक्ट बने ये ज़रूरी नहीं है, उसका काम है मुझे अच्छा फील कराना। हर चीज़ में A+ लेकर आना ज़रूरी नहीं है। अर्थ विदाउट आर्ट इज़ ओनली एयर। सच है ना? तो हमेशा हर चीज़ में अच्छा करने का प्रेशर नहीं लेना होता, बस कुछ करना होता है ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और ये सही है, जितना मैंने प्लांट्स को देखा है उतना ही समझती हूँ अर्थ विदाउट आर्ट इज़ ओनली एयर। याद है ये वाला कैनवस भी मैंने एक व्लॉग में बनाया था, ये यहाँ सजाया है मैंने, और ये पैंजीज़ भी मैंने ही पेंट किए हैं। जैसे मेरी पेंटिंग ख़त्म हुई, बारिश भी ख़त्म हो गई, तो मैं गार्डन में आ गई। सोचा आपको गार्डन बेड दिखा देती हूँ, वो वाला जिसके लिए हमने प्लानिंग की है। और भिंडियाँ नज़र आ रही हैं, तो भिंडियों को पकने से पहले हार्वेस्ट भी करना होता है। ये वाला बेड है, ये 4x4 का, जिसकी प्लानिंग हमने कर ली है। अब इसके अंदर काम अगले व्लॉग में करेंगे, ठीक है? तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल आर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। मतलब वो जैसे हैं उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें मेकअप करने की और किसी तरह की इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या हैं और वो किस गोल पर काम कर रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। तो ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए, ये टाइम लगता है। चींटी चढ़ गई थी हाथ पर। तो अपना ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।